हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उस पॉइंट से रिलेटेड जो भी आपके फंडामेंटल हैं उन क्वेश्चंस के साथ साथ आपके फंडामेंटल भी क्लियर हो जाए, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जाता है तो आप आंसर करने में एबल हो। आज इस टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं बियरिंग से। बियरिंग से हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 15 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप लेक्चर्स को पूरा देखते हो तो जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस ना भी कर रहे हैं उसके फंडामेंटल भी यहाँ पे कवर कर लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मनु अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉजेज ऑफ बियरिंग फेलियर। बियरिंग क्यों फेल होती है, उसका रीजन क्या है। तो हम सभी को पता है कि बियरिंग एक तरह का मूवेबल पोर्शन होता है। यहाँ पे मोशन होता है तो फ्रिक्शन आता है, और जहां कहीं पे भी मोशन हो हम ट्राई करते हैं कि वहां पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराएं। लुब्रिकेशन का कई सारा काम होता है। एक तो वो टेम्परेचर को रिमूव करता है, उसका इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो उसको लुब्रिकेट करता है ताकि फ्रिक्शन कम हो पाए, जिससे टेम्परेचर कम जनरेट हो, पावर लॉसेस कम हो। ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर कहीं पे बियरिंग में इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन है तो उसके फेल होने के चांसेस बनते हैं। सेकेंड जो रीजन दिया है दैट इज कंटामिनेशन। कंटामिनेशन के लिए ऑलरेडी वहां पे केसिंग होती है बियरिंग के ऊपर। आपने देखा होगा ये बियरिंग होती है तो इसके ऊपर केसिंग लगाया गया होता है दोनों साइड से। ये स्प्लिट भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे सीलिंग भी प्रोवाइड किया गया रहता है ताकि वहां पे कंटामिनेंट्स ना जा पाए। और जो लुब्रिकेटिंग के लिए ऑयल्स यहाँ पे लगाए गए हैं, मतलब ऑयल्स जो है वो लीक ना हो लुब्रिकेंट। तो ये सारी चीजों के लिए हम प्रॉपर वहां पे अरेंजमेंट किए होते हैं। फिर भी कंटामिनेंट तो है वो जाएगा ही। बहुत सारे कंटामिनेंट्स मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो वहां पे चला जाता है, जैसे कि डस्ट हो गया वहां पे, या फिर स्टील के चिप्स हो गए, एब्रेसिव पार्टिकल्स हो गए। क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअसली मोशन हो रहा होता है तो उस मोशन से भी कुछ पार्टिकल्स एल्स करके निकलते हैं, तो सारे क्या बन जाते हैं, कंटामिनेंट्स बन जाते हैं। तो कंटामिनेंट्स को अगर आप क्लीन नहीं करते हो तो भी बियरिंग फेल हो सकती है। दो तरीके होते हैं इसको रिमूव करने के लिए। थोड़ा लुब्रिकेशन ज्यादा दो ताकि ये बाहर निकल जाए, या फिर इनको ओपन करके क्लीन करो। जो थर्ड रीजन दिया गया है दैट इज इम्प्रॉपर माउंटिंग ऑफ द बियरिंग। डेफिनेटली अगर जो बियरिंग है उसकी माउंटिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो लोड होगा वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, इसके वजह से भी फेल हो सकती है हमारी बियरिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ अबव। इसके अलावा भी बियरिंग के फेल होने के बहुत सारे चांसेज होते हैं, जैसे कि वहां पे मिस अलाइनमेंट हो जाए। डेफिनेटली इम्प्रॉपर माउंटिंग होगी तो मिस अलाइनमेंट के चांसेज भी रहेंगे। करोजन भी हो सकता है। आप कहोगे कि करोजन तो आज तक हमने बियरिंग में देखा नहीं। डेफिनेटली अगर लो क्वालिटी की बियरिंग है तो वहां पे करोजन के भी चांसेज होते हैं। अगर आपने एक्सेसिव लोडिंग दे दिया बियरिंग पे, जितनी लोडिंग की उसकी कैपेसिटी है, अगर आपने उससे ज्यादा लोड प्रोवाइड कर दिए तब भी उसके फेल होने के चांसेज होते हैं। ओवर हीटिंग हो गई तो ओवर हीटिंग का एक रीजन होता है कि अगर प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं है तो ओवर हीटिंग भी होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, लुब्रिकेशन है तो वो हीट को भी रिमूव करता है और डेफिनेटली फ्रिक्शन को भी मिनिमाइज करता है। तो ओवर हीटिंग हुआ तो भी फेल होने के चांसेस होते। तो ये सारे फेल होने के चांसेस होते हैं हमारे बियरिंग की। जो सेकंड क्वेश्चन है, a ball bearing operation at the load F has the life of 8000 hour. Now the load is double. लोड को डबल कर दिया गया है तो आपसे पूछा गया है कि अब लाइफ उसकी क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी को फॉर्मूला भी पता होगा। लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, L10 = C/P होल के पावर n। मगर यहाँ पे जो आपको लाइफ मिलती है दैट इज लाइफ ऑफ बियरिंग इन मिलियन रिवोल्यूशन, ये होता है। और अगर आपको आवर में पूछा गया है तो आप आवर में भी फाइंड आउट कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है 16n L10 इन आवर डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कुछ चीजें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। आपको ये फॉर्मूला याद भी होगा। यहाँ पे जो C होता है दैट इज डायनेमिक लोड कैपेसिटी, n जो होता है ये इंडेक्स होता है, n = 3 होता है बॉल बियरिंग के लिए, और n = 10/3 होता है फॉर रोलर बियरिंग।
अब यहाँ पे बॉल बियरिंग भी आ गया, रोलर बियरिंग भी आ गया, तो थोड़ी सी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं, बट पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब सिंपल क्या है, ये वैल्यू यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे और वैल्यू जब रखोगे आप तो सिंपली फाइंड आउट कर पाओगे। तो पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो C बाई P, P के जगह पे हम F सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट के लिए दिया गया है F, यहाँ पे बॉल बियरिंग के मैंने बता दिया बॉल बियरिंग दी गई है, तो दैट इज वैल्यू इज 3। ये हम फर्स्ट ले लेते हैं, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये एज इट इज रहेगा 16 N L 10 in hour 10 to the power 16, और डिवाइड भी कर देते हैं, सेकंड केस भी ले लेते हैं इसी के नीचे, तो C बाई 2F ले लेते हैं और ये भी वैल्यू 3 रहेगी, दैट इज इक्वल टू ये इक्वल टू यहाँ पे लगा लेते हैं, और ये पूरा के 60 NL 10H डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 16, ये से ये कैंसिल आउट हो गया 60 N। यहाँ पे जो N है दैट इज RPM है, और जो L 10H मैंने लिखा हूं दैट इज लाइफ इन आवर, ठीक है। तो यही आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको वैल्यू फर्स्ट के लिए आपको दिया गया है 10,000, और यहां से आप फाइंड आउट करो तो ये C से C कैंसिल आउट हो गया, इसको आप फाइंड आउट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2F डिवाइडेड बाई F होल के पावर 3 इज इक्वल टू, ये बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो गई हैं, और ये आपको ऑलरेडी दिया गया है दैट इज 8000 डिवाइडेड बाई दिस इज लाइफ इन आवर, सेकेंड के लिए आपसे पूछा गया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो सिंपली आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी H, और इसको मैंने क्या किया था 2 लिखा हुआ था, तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 1000 आवर। तो बहुत ही सिंपल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा A। चूंकि यहाँ पे बॉल बियरिंग भी आ गया, लाइव भी आ गया, तो हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग या बियरिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्लासिफाई होती हैं और इनका लाइफ क्या होता है। तो पहले ये देख लो आप डायग्राम, ये आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली है रोलर बियरिंग, यहाँ पे आपको रोलर दिख रहा होगा और यहाँ पे आपको बॉल्स दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बॉल बियरिंग। और इस बियरिंग में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, दोनों ये हमारा लोअर रेस है और ये अपर रेस है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लुब्रिकेंट का यूज कर लिया, तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में ये भी डिस्कस कर लें बियरिंग का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो बेसिकली अगर हम लोड बेसिस पे कि कौन सी बियरिंग किस लोड को सस्टेन करेगी, अगर उस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करें तो ये दो टाइप्स की होती हैं, या तो ये रेडियल लोड को सस्टेन करेंगी या फिर थ्रस्ट लोडिंग को। थ्रस्ट लोडिंग को कभी कभी एक्सियल लोडिंग भी लिखा रहता है या फिर एक्सियल थ्रस्ट भी लिखा रहता है। ये लोडिंग कैसी होती है एक बार मैं लगा कर दिखा देता हूं आपको। ये आपकी शाफ्ट हो गई और ये शाफ्ट के ऊपर आपने ऐसे बियरिंग लगा दिया, यहाँ पे ये आपकी बियरिंग है, और रोड अगर आपके शाफ्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा हो तो इसे हम कहते हैं रेडियल लोडिंग। और यहाँ पे जो बियरिंग लगी होगी उसको हम ऐसे डिजाइन करेंगे कि ये रेडियल लोड को सस्टेन कर पाए। और सपोज कर लीजिए कि ये आपकी शाफ्ट है और शाफ्ट पे आपने क्या किया, यहाँ पे बियरिंग लगा दिया और बियरिंग पे यहाँ पे लोड लग रहा है, तो इसे हम कहेंगे एक्सियल लोडिंग या फिर थ्रस्ट लोडिंग या फिर एक्सियल थ्रस्ट लोडिंग। और जब कोई बियरिंग इस टाइप के लोड को सस्टेन करती है तो हम ये कहते हैं कि इस बियरिंग की जो स्ट्रेंथ है दैट इज रिलेटेड टू द एक्सियल थ्रस्ट। अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन के बेसिस पे अगर हम डिसाइड करें तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, जो भी क्लासिफिकेशन ये दिख रहा है हमने डिस्कस किया, ये सारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्शन है। तो अगर हम बात करें तो या तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा या फिर रोलिंग फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देखो ये एक दूसरे के क्या कर रही है, एक दूसरे के रिलेशन में स्लाइड कर रहे हैं, रिलेटिवली यहाँ पे स्लाइडिंग हो रही है, तो इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग बियरिंग। इसे हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी कहते हैं, इसे हम प्लेन बियरिंग भी कहते हैं, इसे हम स्लीव बियरिंग भी कहते हैं, इसे हम जॉनरल बियरिंग भी कहते हैं। ध्यान रखना ये टर्मिनोलॉजी कहीं पे भी यूज हो सकती है। और जब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे कन्वर्ट कर दोगे, या तो यहाँ पे आप रोलर लगा दो या फिर बॉल लगा दो, तब यहाँ का स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो इसे हम कहते हैं रोलिंग बियरिंग या फिर इसे हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं, क्योंकि रोलिंग के वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही निग्लेजिबल हो जाता है। आप सिंपली फील भी कर सकते हो, अगर कोई सरफेस एक सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर कोई सरफेस दूसरे सरफेस पे रोल कर रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। किसी को रोल करके किसी चीज को ले जाओ, आप किसी को खींच के ले जाओ स्लाइड कराते हुए, तो आपको फील होगा कि स्लाइडिंग वाले में फ्रिक्शन
ज्यादा है, वहां पे आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो इसे हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। ये बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है रोलर, तो ये देखो आप रोलर लगा हुआ है, दूसरी होती है बॉल बियरिंग, तो यहाँ पे देखो बॉल लगा हुआ है, अगर बॉल लगा होगा तो उसे हम बॉल बियरिंग कहेंगे, अगर रोलर लगा होगा तो हम उसे रोलर बियरिंग कहेंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा इनका एप्लीकेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा सेकंड क्वेश्चन लंबा हो रहा है बट आगे के सारे क्वेश्चन इसी के बेस्ड होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। तो पहली अगर हम स्लाइडिंग की बात करें तो ये जो हैवी लोड सस्टेन करते हैं वहां पे हम लगाते हैं, जैसे क्रैंकशाफ्ट में लार्ज साइज जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वहां पे हम लगाते हैं, स्टीम और गैस टरबाइन में हम यूज करते हैं, मिक्सचर जो कंक्रीट वाले बड़े बड़े मिक्सचर्स आते हैं वहां पे जो रोप कन्वेयर होते हैं, जो मरीन यूज होते हैं, जो सीपैड होते हैं वहां पे हम यूज करते हैं बेसिकली स्लाइडिंग, या फिर इसे आप कह सकते हो जैसे बहुत सारा नाम मैंने आपको बताया, प्लेन बियरिंग, स्लीव, जनरल बियरिंग, वहां पे हम इनका यूज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं रोलर बियरिंग की, तो रोलर बियरिंग में दोनों आ गई, रोलर बियरिंग या फिर बॉल बियरिंग, इन सब का हम जो मशीन स्पेंडल्स होते हैं छोटे, या फिर ऑटोमोबाइल जो होती हैं हमारी, या फिर गियर बॉक्स जो होता है, स्मॉल साइज जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं आपने देखे भी होंगे, या फिर जो क्रैंक होते हैं, इन सब में हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं रोलर बियरिंग का। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एक चीज मैंने यहाँ पे और लिखा हुआ है तो इसको भी आपको बता देता हूं, बेसिकली लाइफ क्या होती है, जो हम इसके पहले डिस्कस किए। तो किसी भी इंडिविजुअल बियरिंग की लाइफ जो डिसाइड होती है वो इस बेसिस पे होती है कि वो कितना रिवॉल्यूशन चली या फिर कितना आवर उसने काम किया, तो वही उसकी लाइफ हो गई। उसकी फंक्शनलिटी क्या है, जो फंक्शनलिटी को जितने टाइम वो परफॉर्म कर रही स्मूथली, वो उसकी लाइफ है। जब फेल हो गई तो फेल हो गई। बट ये हम इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हैं कि क्योंकि किसी एक बियरिंग की लाइफ अगर हम डिसाइड करने लगे तो हर बियरिंग की अलग अलग लाइफ डिसाइड करेंगे, इसकी इतना डेज है, इतना आवर है, तो कैसे काम चलेगा। तो हम क्या करते हैं, ग्रुप में किसी बियरिंग के लाइफ को डिसाइड करते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप के बियरिंग का ग्रुप्स है, तो हम ये देखते हैं कि उस ग्रुप की 90% बियरिंग अगर किसी डिफिनिट टाइम को, रिवोल्यूशन को क्रॉस कर लेती हैं, एक्सीड कर लेती हैं या अचीव कर लेती हैं, तो उसे हम कहते हैं रेटिंग लाइफ। तो जो हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं वो हम रेटिंग लाइफ ही फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने L10 लिखा था वो बेसिकली रेटिंग लाइफ ही है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following is the criteria in the design of hydrodynamic general bearing? तो जो हाइड्रोडायनेमिक जनरल बियरिंग होती है ये इसकी डिसाइड करने की क्राइटेरिया या फिर इसको हम डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द समरफील्ड नंबर। ये समरफील्ड नंबर क्या होता है, समरफील्ड नंबर S इज इक्वल टू R/C, एक नंबर डिसाइड किया गया है जो कि डिजाइन के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के, दैट इज μN/P। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म्स होता है, इस पूरे टर्म्स को हम कहते हैं बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसे क्या कहते हैं, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक। याद रखना, बहुत बार इससे सवाल भी पूछा जाता है। यहाँ पे जो म्यू होता है दैट इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेंट, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोडायनेमिक में हम क्या करते हैं, एक लुब्रिकेंट की फिल्म यूज करते हैं जो बेसिकली हमारे अपर रेस और लोअर रेस को एक दूसरे से क्या करता है, सेपरेट करता है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। यहाँ पे जो N होता है दैट इज स्पीड ऑफ द जनरल, जो P होता है दिस इज द प्रेशर, P इज द प्रेशर। तो ये भी आप याद रखना, बहुत बार कैरेक्टरिस्टिक से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो R होता है दिस इज नथिंग बट अ रेडियस ऑफ द शाफ्ट, और ये जो C होता है दिस इज नथिंग बट अ रेडियल क्लियरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं और जब हम हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग डिजाइन करते हैं तो इसी का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज A। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रिक्शन इज लो इन। अब आपको स्टार्टिंग फ्रिक्शन लो क्यों रखना है, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर ये डिस्कस करेंगे कि किसमें ये लो होता है। तो स्टार्टिंग फ्रिक्शन आपको लो क्यों रखना होगा, सपोज करिए कहीं पे आप बियरिंग का यूज कर रहे हो, अगर वहां पे स्टार्टिंग फ्रिक्शन ज्यादा है तो उसको रोटेट करने के लिए आपको, उस शाफ्ट को रोटेट करने के लिए आपको ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा, और ऐसा आप करना नहीं चाहोगे। टॉर्क कहां से आएगा, बेसिकली कहीं से पावर कंज्यूम कर रहा होगा, या तो आपने मोटर लगाए होंगे या तो इंजन लगाए होंगे। तो हम इस टॉर्क को मिनिमाइज करने के लिए स्टार्टिंग फ्रिक्शन को लो रखते हैं। अब ये जो स्टार्टिंग फ्रिक्शन होता है ये बेसिकली दो बियरिंग में कम होता है। एक बियरिंग आप सभी को पता है जिसे हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कहते हैं, रोलर बियरिंग, डेफिनेटली वहां पे फ्रिक्शन कम होता है, तो आप कहोगे इसी का यूज कर लेते हैं। तो हर जगह आप इसका यूज नहीं कर सकते, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज होती है, मैक्सिमम जगह आप इसको देखते होगे, बट ये हर जगह यूज नहीं हो सकती क्योंकि इसकी एक
लोड कैरिंग कैपेसिटी डिफाइंड होती है। कम लोड कैरिंग कैपेसिटी, जहां पे मॉडरेट लोड होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं बेसिकली। तो कुछ जगह हम दूसरे टाइप के बियरिंग का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रेशराइज बियरिंग, या फिर इसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेटिंग बियरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं एक्सटर्नली लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि एक फिल्म मेंटेन रहे बिटवीन द अपर रेस एंड लोअर रेस, ताकि फ्रिक्शन को हम कम से कम रख सकें, जिससे स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो हमको कम प्रोवाइड करना पड़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्फेरिकल रोलर बियरिंग आर नॉर्मली यूज्ड, कहां पे यूज होता है इसका? जहां पे बेसिकली एंगुलर मिसअलाइनमेंट होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं, इसीलिए इसे हम सेल्फ अलाइंग बियरिंग भी कहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखती है, आपको देख के पता चल जाएगा, क्योंकि रोलर है तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्रिक्शन भी कम होगा और ये जो एंगुलर मिसअलाइनमेंट है उसको भी ये एडजस्ट कर लेती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ बॉल बियरिंग डिजाइन्ड बाय द नंबर 408A, इसका मतलब क्या है आप समझने की कोशिश करना। एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है जो बियरिंग हम डिजाइन करते हैं उसका, बेसिकली उसके बोर का स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, बट उसमें जो बॉल्स होते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर होता नहीं है। और ये जो स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है वो कुछ इस तरीके से 4 वे में डिजाइन होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा लाइट के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये 100 होता है, लाइट के लिए 200 होता है, मीडियम के लिए 300 होता है और हैवी लोड के लिए होता है 400। बट यहाँ पे क्या मेंशन है, 408। तो ये बेसिकली जो स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, इसके बाद ये बताता है इसके डायमीटर को। तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है, जैसे यहाँ पे क्या मेंशन है 8, फोर्थ नंबर को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेसिकली बताता है डायमीटर इन मिलीमीटर। डायमीटर किसमें बताता है? मिलीमीटर में। कुछ भी ले लो आप, किसी में भी, किसी भी केस में, अगर ये 100-3 है तो इसका डायमीटर या फिर बोर जो होगा दैट इज 3 × 5 दैट इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो ये एक स्टैंडर्ड डिवीजन है, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिससे हम बियरिंग को डिजाइन करते हैं। हमें पता चलता है कि ये बियरिंग बेसिकली किस कैटेगरी में फॉल करती है और इसका बोर कितना है, मतलब इसका डायमीटर कितना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ द बियरिंग डिपेंड अपॉन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, डेफिनेटली रेडियल लोडिंग, एक्सियल लोडिंग, लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है, कितना रिवोल्यूशन मूव किया उस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी जो आपका आंसर होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा और यहाँ पे सारी चीजें मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड फॉर मेन बियरिंग एंड कनेक्टिंग रॉड बियरिंग? मेन बियरिंग और कनेक्टिंग रॉड बियरिंग में बेसिकली हम यूज करते हैं प्लेन बियरिंग, इसे हम जॉनरल बियरिंग भी कहते हैं, इसे हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग भी कहते हैं, इसे हम स्लीव बियरिंग भी कहते हैं। इसी का यूज किया जाता है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली ये किस तरीके से यूज होता है। ये देखो बेसिकली प्लेन बियरिंग का यूज है, यहाँ पे मेन बियरिंग है, ये भी प्लेन बियरिंग है, ये भी प्लेन बियरिंग है जो आपके कनेक्टिंग रॉड को क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करती है, ये भी प्लेन बियरिंग है, ये सारे प्लेन बियरिंग है। अब ये जो प्लेन बियरिंग है जो बेसिकली यूज हो रहा है हमारे क्रैंकशाफ्ट और ब्लॉक के बीच में, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे हम होल दिए होते हैं, होल से लुब्रिकेशन बेसिकली लुब्रिकेट करते हैं उसको, और यहाँ पे होल नहीं होता है रॉड वाले में। तो इसका जो बिगर एंड होता है क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टेड होता है, ये भी प्लेन बियरिंग का ही होता है, और जो ये ब्लॉक से कनेक्टेड होता है क्रैंकशाफ्ट, ये भी प्लेन बियरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू अवॉइड द चांस ऑफ द मिस अलाइनमेंट ऑफ द बियरिंग जनरली यूज्ड, कौन सी बियरिंग? स्फेरिकल रोलर बियरिंग। कुछ इस तरीके का डायग्राम था, या इसका एक नाम और था जिसे हम कहते हैं सेल्फ अलाइंग बियरिंग। बहुत ही सिंपल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द सील यूज्ड इन द बियरिंग? पहली चीज, सील आर मेड ऑफ द इलास्टिक रबर। ये बेसिकली नाइट्राइड रबर का बना होता है। कुछ इस तरीके से आप देखते हो, ये सारी चीजें उसी की बनी होती हैं और ये प्रिवेंट करती हैं, जैसे कि मैंने सील के बारे में बताया कि ये टाइट फिटनेस के लिए भी हम यूज करते हैं, कहीं पे लीक प्रिवेंट करना है उसके लिए भी यूज करते हैं। तो उसी पर्पज से ये हम बियरिंग में भी यूज करते हैं। बियरिंग में जो लुब्रिकेशन होता है उसको ये सील प्रोवाइड करता है ताकि वो लीक ना हो और कंटामिनेंट इनसाइड ना जाए, उससे भी हमको बचाता है। सील प्रोवाइडेड फॉर द वेरी गुड फॉर द ग्रीस रिटेनेबिलिटी, डेफिनेटली। अ सील डज नॉट अलाउ टू डस्ट इंटर, डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होता है, म्यू एन बाई पी। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एंटी फ्रिक्शन बियरिंग, इसको भी हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था कि जो बाल या रोलर बियरिंग होती हैं वहां पे फ्रिक्शन मिनिमम होता है, क्योंकि हम रोलिंग फ्रिक्शन आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के जगह पे, तो इनको हम एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बियरिंग आर मोस्ट सुटेबल टू सपोर्ट द एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल लोडिंग या फिर थ्रस्ट लोडिंग, कोई भी नाम ले सकता है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था, सपोज करिए ये हमारी शाफ्ट है, यहाँ पे हमने बियरिंग लगा दिया, अगर ये शाफ्ट के पैरेलल लोडिंग कर रहे हो आप तो इसे हम एक्सियल लोडिंग, एक्सियल थ्रस्ट कहते हैं। अगर इसके परपेंडिकुलर कर रहे हो आप तो इसे हम रेडियल लोडिंग कर रहे हैं। तो जो एक्सियल थ्रस्ट होता है उसकी स्ट्रेंथ, इसको बियर करती है हमारी टेपर रोलर बियरिंग। अब यहाँ पे कुछ और भी बियरिंग दिया गया है, उनका एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे जो रेडियल बार बियरिंग होती हैं, इनमें रेडियल लोडिंग नाम भी है इनका, ये रेडियल लोडिंग या फिर शाफ्ट के परपेंडिकुलर लोडिंग को बियर करती हैं। जो नीडल बियरिंग होती हैं ये बेसिकली जहां पे ऑसिलेटिंग मोशन होता है, जो बेसिकली अपने मोशन को रेगुलेट करता रहता है, वहां पे बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि आपका रोकर आर्म्स हुए, पंप, कंप्रेसर, ट्रांसमिशन, जैसे यूनिवर्सल ज्वाइंट, इन सब जगह पे हम नीडल बियरिंग का यूज करते हैं, या फिर इसे हम नीडल रोलर बियरिंग भी कहते हैं। आगे मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट है आपका जो सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग का यूज हम जहां पे प्रिसीजन बहुत मैटर करता हो, जैसे टूल्स है हमारे, वहां पे हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट है आपका टेपर रोलर बियरिंग, जिसका हमने कहा कि ये एक्सियल फोर्स के लिए इसकी स्ट्रेंथ होती है, तो जहां पे एक्सियल लोडिंग होती है वहां पे हम टेपर रोलर बियरिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे वो सारी बियरिंग मैंने आपको दिखा दिया। ये बियरिंग है आपका रेडियल बार बियरिंग, जो मैक्सिमम जगह यूज होती है मॉडरेट स्ट्रेंथ के लिए, मतलब बहुत ज्यादा लोड बियर करने की कैपेसिटी इसकी नहीं होती है। ये होती है आपका नीडल बियरिंग या फिर नीडल रोलर बियरिंग इसे हम कहते हैं। ये होती है आपकी सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग और ये होती है आपकी टेपर रोलर बियरिंग। तो बेसिकली हम एक्सियल थ्रस्ट के लिए टेपर रोलर बियरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग का यूज कहां पे होता है। अराउंड जहां पे भी आप देख रहे हो बॉल बियरिंग का यूज होता है, जहां पे आपको हाई स्पीड बट लोड कैरी करता है, बट लोड की लिमिटेशन होती है। वो भी रेडियल लोड ये कैरी कर सकता है, बट ये एक्सियल लोड बहुत ही लिमिटेड कैरी करता है। अगर ज्यादा एक्सियल लोड लगाए तो ये तुरंत बियरिंग, इस टाइप की बियरिंग क्या होता है, ये फेल हो जाती है। बट आप हाई स्पीड पे किसी चीज को रोटेट करना चाहते हो तो ये बियरिंग बहुत ही सुटेबल होती है। यहाँ पे फ्रिक्शंस भी कम होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम जनरेट होता है, लुब्रिकेशन की भी कम रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे एडवांटेज होते हैं इसके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, Which bearing is preferred for the oscillating condition? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि ऑसिलेटिंग कंडीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, नीडल रोलर बियरिंग, आपको मैंने डायग्राम भी दिखाया था, या फिर इसे नीडल बियरिंग भी कहते हैं। ये जो डबल रोलर बियरिंग होती है ना, इसका यूज बेसिकली अगर कहीं पे सिंगल रोलर बियरिंग से काम नहीं चल रहा है, ज्यादा लोड कैरी करना है, तो वहां पे हम इस तरीके से डबल रोलर बियरिंग भी लगा देते हैं, ताकि इसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर इन द हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या होता है, म्यू एन बाई पी। तो किन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, म्यू क्या विस्कोसिटी है, एन स्पीड है, और ये बियरिंग प्रेशर है पी। तो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। इन बॉल बियरिंग द बॉल इज सब्जेक्टेड टू, बॉल पे कौन सी लोडिंग होती है भाई, बियरिंग में साइक्लिक लोडिंग होती है, या फिर उसे हम फटीग भी कहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, हम सभी को पता है साइक्लिक लोडिंग या फटीग लोडिंग हम तब कहते हैं जब वहां पे लोडिंग का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा हो, या फिर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो लोडिंग की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही हो। या तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या तो फिर दोनों चेंज हो रहा है, तो उस टाइप के लोडिंग को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक लोडिंग, साइक्लिक स्ट्रेस, फटीग लोडिंग, फटीग स्ट्रेस, जो भी आप कहना चाहो वो कहते हैं। और बियरिंग में ये सारी चीजें होती हैं। बियरिंग में क्या होता है, लोड का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो लोड भी चेंज होता रहता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका डी करेक्ट है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एमसीक्यू चाहिए तो वो पॉइंट भी जरूर मेंशन करिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।